आज के शो में। क्या वाकई पाकिस्तानियों के पास 20 अरब डॉलर्स मालियत की क्रिप्टो करेंसी मौजूद? क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक एफपीसीसीआई के दावे ने नई बहस छेड़ दी। मिनी बजट अगले हफ्ते आएगा। हुकूमत का टैक्स कवानीन और स्टेट बैंक तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी एसेट क्लास बनकर सामने आई है। अगर मैं 2021 के आपके रिटर्न्स देख रहा था, आपकी मुख्तलिफ एसेट क्लास के टॉप लाइन की रिपोर्ट में सामने थी ब्रोकरेज हाउस की, तो 87% इन रुपी टर्म्स जो है इसके रिटर्न्स रहे हैं। आपकी स्टॉक मार्केट को इसने से अच्छा परफॉर्म किया है। रियल एस्टेट की जो प्लॉट प्राइस इंडेक्स है उसमें 23% का इजाफा हुआ है। और FPCCI यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यह दावा किया है, उन्होंने कहा है जी हमने एक रिसर्च की है हमारे पॉलिसी बोर्ड ने, कि तकरीबन 20 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के जो इस वक्त पाकिस्तानियों के पास क्रिप्टो करेंसी है उसकी जो मालियत है वो 20 बिलियन डॉलर्स है। हम समझते हैं ये अनरियलिस्टिक हो सकता है, इसमें ये फिगर शायद 20 ना हो, 10 ना हो, 5 हो, लेकिन ये बताती है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो कितनी फ्रेजाइल है, किस तरह से पैसा यहां से जाता है, और ये जो पूरी सूरत हाल है इसको किस तरह से अब गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में क्रिप्टो करेंसी पे बात भी होगी, और हुकूमत के पास एक और डेडलाइन है, वो डेडलाइन है 12 जनवरी की। इस डेडलाइन से पहले हुकूमत को 2 बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराने, एक है स्टेट बैंक तरमीमी बिल और दूसरा है एक जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन है उस हवाले से एक बिल। इन सब हवालों से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। पहले क्रिप्टो करेंसी का जो दावा है 20 अरब डॉलर का, शब्बर जैदी साहब टैक्स एक्सपर्ट है, सीनियर प्रोग्राम में साथ मौजूद है। शब्बर जैदी साहब, ये 20 बिलियन डॉलर, पहले आप ये बताइएगा क्या ये फिगर अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है? पहले ये बताइएगा शब्बर साहब। देखिए, मैंने आपने थैंक यू वेरी मच सिफान। मैंने इसके जब ये खबर आई थी जी, इसके बाद मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि फिगर कंप्लीटली अनरियलिस्टिक है जी। ये 20 बिलियन डॉलर की फिगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस मकदार में पाकिस्तानी इसके पास क्रिप्टो करेंसी है। मगर आपने बिल्कुल सही बात की। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए पाकिस्तान के हवाला जो सिस्टम है फॉरेन एक्सचेंज का, और पाकिस्तान में जो हवाला का कारोबार हो रहा है उसको समझना चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी आप ये समझे कि पाकिस्तानी तनाजुर में ये हवाले का एक शक्ल है। और ये अगर उस पैराई में अगर आप कहते हैं तो अगर ये 4-5 बिलियन रुपीस का अमाउंट आता है, 2 बिलियन, इवन 2-3 बिलियन का अमाउंट भी आता है, तो ये हकीकत है। और ये शो करता है कि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज निजाम हम उस तरह से नहीं है जिस तरह हम आम आप सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात से आपसे पूछूं, कल मैं एक शादी में था, एक शादी थी जहां पर मैं इस पे टेबल पे बैठा था, तो उस टेबल के ऊपर जो 3 या 4 लोग थे, एक कह रहा था कि मेरे पड़ोसी के 50,000 डॉलर क्रिप्टो है, एक कह रहा था 10,000 डॉलर मेरे हैं, एक कह रहा था 5,000 डॉलर मेरे हैं। शायद उस टेबल के ऊपर जैसे बैठा था तो 1 लाख डॉलर तो बन चुके थे। तो उससे मुझे लगा कि शायद ये 20 बिलियन डॉलर नहीं तो कम से कम 10 अरब डॉलर तो हो सकता है ये फिगर शब्बर साहब, और 87% रिटर्न दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए ये बड़ा वाइल्ड एस्टिमेट है कि कितनी अमाउंट है, मगर ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में देखिए सिफान, आप ये याद रखें कि आफ्टर दिस इंटरनेट वर्ल्ड और ये जो आपके सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस आए हैं, इसके बाद आप रेगुलेटेड मार्केट्स को ऑपरेट नहीं कर सकते। आपको ये करेंसी का जो, ये मैं क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा, मगर आपको करेंसी के मैटर पर अपने आप को बिल्कुल जीरो बेस पे रिव्यू करना पड़ेगा कि आप करेंसी के मैटर्स को, पाकिस्तानियों को बाहर एसिड होल्ड करना, उनको लाना ले जाना, वो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी हो या पाकिस्तानी रुपया हो, वो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसमें तमाशाई है, उसका किरदार नहीं है, वो तमाशाई बन गया है बेसिकली, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉलर आउटसाइड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा फैक्टर आ गया है कि वो क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में हो या वो हवाले की शक्ल में हो, उसने पाकिस्तान के तमाम फॉरेन एक्सचेंज के मामला को खराब कर दिया है। अच्छा, इसकी वजह जो है सिफान, जो आप समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तकरीबन 26-28 बिलियन डॉलर की है, और पाकिस्तान में जो फ्लोट है फॉरेन आपका जो रेमिटेंसेस का, वो 28 बिलियन डॉलर है। तो आप ये समझें कि पाकिस्तान में 28 बिलियन डॉलर फ्लोट अवेलेबल होता है लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के साथ डील करने में, उसमें बाय करने में, हवाले के थ्रू रूट करने में और चीजों को सेटल करने में। तो ये पाकिस्तान के तनाजुर में जो बात की गई है वो गलत नहीं है।
और उसको पाकिस्तान को सीरियसली देखना चाहिए। और अगर हम इसको समझते हैं कि मजाक है या लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, और ये जो आपने लफ्ज़ कहा कि सीरियसली देखना चाहिए, शब्बर साहब मैं चाहूंगा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि एक मुतालबा ये है कि इसको कैश करने की इजाजत देनी चाहिए, लेकिन दूसरा मुतालबा ये है कि जिन लोगों ने भी अपना अनडॉक्यूमेंटेड पैसा इसमें डाला, जब बिटकॉइन 10,000 का था वो 50,000 गया, उनकी वैल्यू वर्थ बढ़ गई, तो अब उन लोगों को आप जब अगर एमनेस्टी देके या कुछ भी करके उनको आप जो अनटैक्स पैसा था उनको आप छूट देते हैं, तो वो जो सारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जो है इस वक्त आप अनजस्टिफाइड है। तो किस साइड पर जाए? दोनों एक्सट्रीम्स है ना ये तो। जी, मैंने कब कहा कि आप उनको अलाउ कर दें अनडॉक्यूमेंट पैसे को? ये पहली बात तो आपका ये प्रेजम्पशन गलत है कि जिसके पास क्रिप्टो करेंसी है उसका पैसा अनडॉक्यूमेंटेड है। मैं अपने वाइट करेंसी से भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकता हूँ, उसमें कोई बयान नहीं है मुझे। तो ये पहली बात तो ये गलत है। मगर आप मुझे बताएं, जब आप बाजार में डॉलर बेचते रहे पिछले 30 साल तक और बाजार में डॉलर मिलता था, आप जाके करेंसी एक्सचेंज से डॉलर लिया करते थे, तो उस वक्त फिर आपको समझ आया कि हम क्या कहते थे? उस वक्त आप मेरे इंटरव्यूज पढ़े, मैं बार बार ये कहता था कि इन एक्सचेंज कंपनियों को बंद करें। ये आपने जो तो आप वही कर रहे थे ना, वो क्रिप्टो करेंसी थी। तो क्या था हवाला? क्या चीज है हवाला? क्रिप्टो करेंसी हवाले का अंग्रेजी नाम है, आप समझें, बेसिकली हवाले का अंग्रेजी नाम है। तो आपने 30-40 साल तक हवाले चलाते रहे, आज भी हवाला चला रहे ना आप। आज पाकिस्तान में क्या हवाला नहीं चल रहा? अब मेरे शफात जब मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लोगों को समझाता हूँ कि आपको हवाले को साइंटिफिकली देखना पड़ेगा। और इंडिया ने एक लॉ हवाले के बारे में कानून लेकर आए, कानून साजी की है, तो वो देखना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी या हवाले का जो एसेट बना पड़ा हुआ है वो उसको हमें किस तरह अपने अकाउंट में लाना है, वो देखने वाली बात है। मैं इस वक्त आपको अपफ्रंट कोई नहीं बात कर सकता, मगर ये मेरा सब्जेक्ट है। मैं इस पे बहुत डिटेल में पहले भी लिखता रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च की है और इस पे इसको हमें लाइटली लेना चाहिए। ये पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट मसला है और अगर आपने इसको सेटल नहीं किया हवाले को और इस मसले को, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो कभी स्टेबलाइज नहीं हो सकेगा। ठीक है शहबाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। शहबाज अली साहब की गुफ्तगू नाज़रीन, आपने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात कर रहे थे कि जो 20 अरब डॉलर का जो फिगर है ये एफपीसीसीआई ने किस तरह कैलकुलेट किया, इस तक पहुंचा कैसे? जो सदर है फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो भी साथ होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रोग्राम में, उनसे ये सवाल पूछेंगे कि ये $20 बिलियन आपने कहां से कैलकुलेट किया। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और बेनकाब में नाज़रीन अहम तरीन सवाल, ये 20 अरब डॉलर की जो फिगर है क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तानी होल्ड करते हैं, ये फिगर आई कैसे? सदर एफपीसीआई नासिर हयात साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। नासिर साहब आप ये फरमाइएगा, ये 20 बिलियन के रिसर्च एंड पॉलिसी बोर्ड पहले इस पर पहुंचा कैसे, इस नंबर तक आप लोग? हेलो जी नासिर साहब, आप ये 20 अरब डॉलर की फिगर तक पहुंचे कैसे? हमने एक रिसर्च रिपोर्ट। जी फरमाइए। रिसर्च का काम क्या होता है? जी, रिसर्च का काम क्या होता है? दुनिया भर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और डाटा कलेक्ट करना, यही इसकी बेस पे रिसर्च होती है। और ये चाइनीज रिसर्च ने भी कंफर्म किया है। अच्छा, और नासिर साहब दूसरी बात ये बताएं, क्योंकि हमारे लेंडर्स और ट्रेडिंग पार्टनर्स चाइना है, आईएमएफ है, चाइना और आईएमएफ दोनों नहीं मानेंगे कि हम आप इसको लीगलाइज कर दें या इसका लीगल फ्रेमवर्क में चेंजेस लेकर आए। इस सूरत हाल के अंदर जब इतनी टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस, आईएमएफ का प्रोग्राम सर पर, आपको लगता है ये मुतालबा हुकूमत का या ये फैसला हुकूमत कर सकेगी इस वक्त? देखिए बात ये है कि अगर पाकिस्तान 1 अरब डॉलर और 2 अरब डॉलर के लिए दुनिया भर में घूमता फिर रहा है कि कोई हमें दे दे पैसे, तो जब ये एक रिपोर्ट आई और इसमें फैक्ट्स थे, तो इस वक्त होना ये चाहिए था पूरी गवर्नमेंट पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक, सबको एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी कि भाई इसमें क्या हकीकत है, कैसे इसको करना है। लेकिन सब अपना सोए हुए हैं, किसी को परवाह नहीं है कि भाई 1 अरब डॉलर के लिए 50-50 दिन और 25-25 दिन आईएमएफ के पास जाके बैठते हैं। जब एक रिपोर्ट आ गई और हमारे यहाँ पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन यूनुस धागा साहब हैं, जो रिटायर्ड सेक्रेटरी कॉमर्स रहे, फाइनेंस रहे, तो कोई भी फिगर होगी, कोई बात होगी तो उसमें उसका वजन होगा। अब उसके बाद अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है, किसी को परवाह नहीं है, कोई सोचने को तैयार नहीं है। और बाकी सवाल ये है कि जब दुनिया में ये करेंसी कैश होती है, अगर हमने इसको अलाउ नहीं किया तो लोग दुबई में जाके कैश कर लेंगे, जो कर भी रहे हैं। पाकिस्तान के लिए कोई बैठा है, तो ये तो और कर भी रहे हैं। तो बात ये है कि अफसोस की बात है, पूरा मुल्क, गवर्नमेंट की पार्टी, अपोजिशन पार्टीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कोई आदमी ये नहीं कह रहा
कि भाई ये एक चीज सामने आई है, इस पे एक मीटिंग बुलाई जाए, इसको डिस्कस किया जाए और देखा जाए बाकी दुनिया में जहाँ जहाँ ये कैश होती है वहाँ क्या तरीक़ाकार है, कोई चीज करे तो सही। अच्छा, लोग कहते हैं 20 नहीं है मैं कहता हूँ 20 है, चले 20 नहीं 5 है। आप तो कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई वजह, कोई बातचीत, कोई इसकी तरफ तवज्जो। अच्छा, इसका पहला स्टेप क्या, मैं लास्ट आपसे पूछूंगा, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि ये जो सारा 20 अरब डॉलर है इस पे कोई एमनेस्टी देनी चाहिए हुकूमत को, या फिर आप समझते हैं मतलब इसके लिए आप मुतालबा क्या करेंगे एग्जैक्टली? ये 20 बिलियन डॉलर जो पहला है या जो भी है, 5 बिलियन डॉलर भी है। देखिए बात ये है कि जैसे एक आदमी ने लिया $1,000 में, वो हो गया 50,000 का, किसी ने 2,000 का लिया, किसी ने 10,000 का लिया। अब वो सब जो हमारे लोग जिनके पास ये है वो चाहते हैं कहीं इसको ऑफलोड करके कैश करे, क्योंकि ये तो स्पेकुलेशन का बिजनेस है ना। आज 50,000 बिटकॉइन है, कल 20,000 हो जाएगा। तो उसके लिए चाहिए कि यहाँ पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं कि किस तरह, किस तरीके कार में इसको जो है हम इसकी पेमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे अगर कोई कैश करवाता है। नंबर 1 उसमें लिख दें कि अगर कोई टेरर फाइनेंसिंग का पैसा है, ड्रग का पैसा है, तो उसके लिए अलग लो, वो इसको कैश नहीं करा सकता। वो सब बन सकता है, लेकिन सब सो रहे हैं सारा दिन। ठीक है, मैं बात करो, कहता है आपका मौक़िफ़ आया मियां साहब, आपका मौक़िफ़ आया इस हवाले से, और आपने जो गुफ्तगू करी, नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ में बढ़ना है। और जो आपने सुना कि सदर FPCI कहते हैं जी 20 नहीं 5 भी है, तो इस पर हुकूमत कोई फैसला साजी करे और फौरी तौर पर करे, सब सो रहे हैं जो उनके अल्फाज हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे तो हुकूमत के पास एक और डेडलाइन है, वो डेडलाइन है 12 जनवरी की। उस डेडलाइन से पहले हुकूमत को 2 बिल मंजूर करने हैं। उन 2 बिलों पर डॉक्टर अशफाक हसन साहब, प्रिंसिपल नस्ट, हमारे साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में नाज़रीन आज बड़े अहम और तफसीली सवालात पाकिस्तानी मईशत और उसके सिमत के हवाले से उठाते हैं। प्रिंसिपल नस्ट डॉक्टर अशफाक हसन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए सर ये फरमाइए, क्योंकि अब डेडलाइन जो बज़ाहिर हमें मंजर नजर आ रहा है, वो मंजर ये है कि 12 जनवरी की एक डेडलाइन है, उससे पहले सारे प्रायर एक्शंस कंप्लीट करने हैं, 2 बिल्स पार्लियामेंट में पेश करने हैं, अप्रूव करने हैं, फिर IMF के रिव्यू में जाना है, छठे रिव्यू के अंदर। तो इस मंजरनामे में पहले तो मुझे बताएं, आपको लगता है हुकूमत ये सब कर पाएगी इतने कम टाइम में, या आपको इसमें मुश्किल लगती है ये होने में नजर आता है आपको? डॉक्टर साहब पहले ये बताइएगा। देखिए, 2 तरीके से हो सकता है ना कि अगर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बनाकर जी और चीजों को अगर वो बुलडोज करना चाहे हुकूमत के वक्त, जैसे माजी में लॉ मेकिंग में उन्होंने किया था, तो बुलडोज कर दें और बस ये बता दिया जाए कि हाँ जी मेजॉरिटी हो गई है, क्योंकि हाथ ही उठाना पड़ता है ना, हाँ जी। तो वो अगर इस तरीके से करना है तो मेरे ख्याल में ये बहुत सेंसिटिव मामलात हैं, खासकर स्टेट बैंक का जो अमेंडमेंट है उसके एक्ट में, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। गवर्नमेंट शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो करने क्या जा रही है। अच्छा, आपने जो केयरफुल कहा सर, तो मैं इस पे हमने आपके साथ प्रोग्राम भी किया था मार्च 2021 में। ये जब पहले कैबिनेट में आया था तो कैबिनेट ने इसके ड्राफ्ट को बगैर पढ़े 9 मार्च 2021 को अप्रूव कर दिया था। इस दफा कहा गया कि लॉ डिवीजन, स्टेट बैंक, IMF ने मिलकर बनाया। आज जो रिपोर्ट हुआ है उसमें कुछ चीजें रिपोर्ट भी हुई हैं, प्राइस स्टेबिलिटी डिफाइन की गई है। मैं उन चीजों पे आने से पहले, आपको लगता है ये कैबिनेट पढ़ेगी अप्रूव करने से पहले, या फिर दोबारा वही बगैर पढ़े इसकी अमेंडमेंट्स अप्रूव हो जाएंगी कैबिनेट से? डॉक्टर साहब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत अहम है ये बिल। तो अगर आप इस तरीके से आम लेजिस्लेशन को जिस तरीके से बुलडोज करके आपने पास कराया है, अगर ये उसी तरीके से कराएंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको सोच समझ के आप इसमें जो है वो करें, और अगर नहीं होता है टेक योर टाइम। आप 12 जनवरी का अगर डेडलाइन नहीं मीट होता है, बाद में बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें आप करा लें, लेकिन इस तरीके से बुलडोज ना करें इन सब चीज़ों को। जिस तरीके से अभी हुआ 22-23 या पता नहीं कितने बिल धड़ाधड़ सब निकल गए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं अपोजिशन के आपके प्रोग्राम के जरिए से जो अपोजिशन के मेंबरान हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आपकी ज़बान तो नहीं थकती है ये कहते हुए कि पार्लियामेंट सॉवरन है।
ये कहते हैं ना सॉवरन पार्लियामेंट है जी, हम पार्लियामेंटेरियन है, सॉवरन पार्लियामेंट है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप इस बिल को वोट दें, पास करें इसको, तो किधर की सॉवरेंटी आपकी? सोचने का मुकाबला है। आप लोग चाहिए कि सवाल करें, पार्लियामेंटेरियन को बनाएं, इस प्रोग्राम के जरिए से पार्लियामेंटेरियन को आप बनाएं कि जी क्या आप इस तरीके से जब बाहर से आएगा डिक्टेशन, अब वो डिक्टेशन के बेसिस पे आपने इसको पास कर देना है इस किस्म के बिल को, जिससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो। तो या उनको पूछें कि फिर किधर गए आपकी सॉवरेंटी या पार्लियामेंट और फला उसकी जो बातें करते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रेलेवेंट आपने पॉइंट उठाया डॉक्टर साहब। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, मैं चाहूंगा आप नाज़रीन को थोड़ा एक्सप्लेन भी करें। और दूसरा, आज कुछ रिपोर्ट भी हुआ है, आज मैंने शहबाज राणा साहब की स्टोरी देखी, अगर आपने भी यकीनी तौर पर अगर गुजरी हो आपकी नज़र से, उसमें वो कहते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी के हवाले से कहा गया है, इसको डिफाइन किया गया अमेंडमेंट्स के अंदर जो चेंज आया है, वो कहते हैं द मेंटेनेंस ऑफ लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन गाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट। लेकिन सर ये जो गवर्नमेंट्स गाइडेड मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट, ये क्या है सर? जी, ये सब मामूली चीजें हैं। आई विल नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग्स। अच्छा, मेरे नजदीक जो है कि क्या इस मुल्क में 2 वजीर आजम होंगे, एक इलेक्टेड और एक नॉन इलेक्टेड? मेरे नजदीक ये है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसको इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम इलेक्ट करें जी, क्या उसके पास इख्तियार होगा कि अपने मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग को वो अपने हिसाब से चलाए? क्योंकि अवाम को तो वही जवाबदेह होगा। या एक अनइलेक्टेड आदमी जो बाहर से हेलीकॉप्टर से उतरा हो और वो उससे ज्यादा उसके पास पावर हो, ये सोचने की चीज है। इस मुल्क के जो इदारे हैं, FIA है जी, नैब है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, या बहुत सारे और भी बहुत सारे इदारे हैं, प्रोविंशियल में भी बहुत सारे इदारे हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन इसको गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं कर सकता है वो इन्वेस्टिगेशन। ये किस किस्म की चीजें हम करने के लिए जा रहे हैं? तो इन सब चीजों के मेरे नजदीक ये ज्यादा अहम है। दूसरी चीज ये है कि जब कायद आजम ने भी अपने जब 1948 में सितंबर में जब 1948 में जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था, तो उनसे कहा था कि यू आर ए पब्लिक सर्वेंट स्टेट बैंक के एम्प्लॉइज को, और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की कि आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक की जो सिक्योरिटी है ये आपके हाथ में है। तो यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, हम उसको खत्म कर रहे हैं, लफ्ज पब्लिक सर्वेंट हट जाएगा। तो भाई अगर ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होंगे तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिम होंगे? ये क्या होंगे ये? और वो पब्लिक सेक्टर से इसलिए हटाया जा रहा है कि जब वो पब्लिक सेक्टर के मुलाजिम नहीं होंगे तो ये नैब, FIA वगैरह उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात की, आपने कहा कि मुल्क में क्या 2 वजीर आजम होंगे। मुझे आपने ऑपोजिशन पे भी सवाल उठाया जो पर्टिनेंट था। आपको लगता है क्योंकि जितना सेंसिटिव ये है और आप कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा इस पर रिस्क है, उस पूरे बिल में इन्वॉल्व है, क्या हमारी गवर्नमेंट स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी, आपको लगता है कि इज ही अवेयर कि वो क्या करने जा रही है उनकी हुकूमत, और उनको नॉलेज है इस बारे में? आपको लगता है डॉक्टर साहब? आई एम श्योर कि अब वो सीखा होगा। जो पहली मरतबा तो हफीज शेख ने, देखे ना इसकी जो इसके पीछे जो चाल है ना, वो आप खुद अंदाजा करें कि इसकी टाइमिंग। हफीज शेख साहब इलेक्शन हार चुके थे सेनेट का, तो उनसे कहा गया भाई जाते जाते तुम्हारा फ्यूचर तो अब अनसर्टन हो गया, तुम तो इलेक्शन हार गए हो, तुम्हारा फ्यूचर अनसर्टन है, तो जाते जाते ये बिल कैबिनेट से तो पास करवा दो कम से कम अमेंडमेंट। तो वो लेकर आए और 5 मिनट में उन्होंने उसको पास कराया। और वो टाइमिंग क्या था कि जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था और पूरी कैबिनेट जो है वो सेनेट के इलेक्शन में लगी हुई थी, और ऐसे टाइम पे जब सबका माइंडसेट सेनेट के इलेक्शन पे है, वो आप लेकर आ गए, किसी को पढ़ने का मौका नहीं दिया। तो ये क्या कर रहे थे आप? ये आप मुल्क से वफादारी कर रहे थे आप? मतलब एक हालात से आप फायदा उठाना चाह रहे थे ना। तो वो तो शुक्र है कि बाद में इतना हाहाकार मचा कि जब प्राइम मिनिस्टर को भी एहसास हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, इनके अपने जो कैबिनेट के वजीर ने कहा कि सर इस किस्म के इकदाम से तो हम कभी इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो फिर ये हुआ कि सब वो रोका गया और वो फिर बाद में
इसमें जो अब कुछ जो हो रहा है, आई एम श्योर के प्राइम मिनिस्टर को अब तो एहसास हो गया होगा, इतनी हर तरफ से हाहाकार मचा है, तो आई एम श्योर कि उनको बिल्कुल पता चल गया होगा कि क्या करना है। जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, आई एम श्योर कि उन्होंने भी कुछ न कुछ अपना कंसर्न दिया होगा। ये मैं वैसे गेस कर रहा हूं कि जब ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, आप खुद सोचें कि एक मुल्क में 2 वजीर आज़म हो सकता है, एक इलेक्टेड एक नॉन इलेक्टेड। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अहम सवाल है डॉक्टर साहब के। लेकिन ये बताएं डॉक्टर साहब कि अब जो आप कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी और जिस तरह ये 2 वजह मामला है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अब जो सामने पिक्चर आ रही है कि इसमें अगर हम कंसीड कर भी सकते हैं ज़्यादा ग्राउंड, हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं IMF के साथ, आर दे केपेबल इनफ टू नेगोशिएट ऑन गुड टर्म्स? ये जो बिल है, ये जो भी लॉ डिवीजन, स्टेट बैंक और जो भी हम बैठे होंगे, स्टेट बैंक तो खुद बैठा होगा उसमें, लॉ डिवीजन भी बैठा होगा, फरूक नसीम साहब पे जिम्मेदारी है, दीगर भी जो अरकान है, शौकत तरीन साहब हैं, आर दे केपेबल इनफ कि अपनी बात बनवा सके कि ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, दिस इज अगेंस्ट आवर नेशनल सिक्योरिटी? आर दे केपेबल इनफ टू डू दिस, आपको लगता है डॉक्टर साहब? जितना मुझे अंदाजा पता है जी, फरूक नसीम साहब बिल्कुल इसके मुखालिफ हैं जी, जिस तरीके से लाया गया है उसके बिल्कुल मुखालिफ हैं। और उन्होंने अभी तक जो है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, मेरी फरूक नसीम साहब से बात तो नहीं हुई है, लेकिन जितना मुझे पता चला है कि वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या है उसमें, चूंकि लॉ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, एंड आई होप के वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ज़रूर देखेंगे। यार ये अल्लाह मियाँ तो नहीं है भाई IMF, हम तो इतने डरे बैठे हुए हैं कि जैसे नाउज़ुबिल्लाह ये खुदा हो गया है, ये अल्लाह है भाई, ये ऑलमाइटी हो गया है, ये हमने अपने ऊपर तारी कर लिया है इसको। यार खुदा का खौफ करो। अभी अर्जेंटीना ने कहा कि दफ्तर बंद करो, जाओ यहां से निकलो। IMF वालों को उसके प्रेसिडेंट और उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने दोनों ने मिल के बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आप फलां तारीख से दफ्तर बंद करें और जाए यहां से। तो गट्स पैदा करो पाकिस्तानियों, गट्स पैदा करो। डर डर के कब तक सारे जीते रहोगे तुम? Exactly. अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये गुस्सा आता है कि हम इतने गिर गए हैं, आना भी चाहिए, तरफ में चले गए जी। लास्टली डॉक्टर साहब मैं आपसे ये भी थोड़ा समझना चाहूंगा, रिसेंटली जो थोड़े दिन इकोनॉमिक हैपनिंग्स हुई हैं, हमारे जो मुशीर खजाना है अब तो सेनेटर भी इलेक्ट हो गए, वो स्टेटमेंट्स देते हैं आके कि अब स्पेकुलेटर्स डॉलर से निकल जाएं, अब 10 रुपए नीचे आ जाएगा, उनको नुकसान होगा। मार्केट में बैठ के स्टॉक मार्केट में करते हैं, सिग्नलिंग कोई नहीं आती, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, डॉलर पे वही रहता है। आपका स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में लिखता है कि अनवारंटेड है, लफ्ज इस्तेमाल करता है, फॉरवर्ड गाइडेंस देता है। आपकी डेट मार्केट जो है उसको ओवरऑल तो सुन कौन रहा है? ना फाइनेंस मिनिस्टर की कोई सुन रहा है, ना मार्केट्स उसको सुन रही हैं, ना स्टेट बैंक की कोई स्टेटमेंट को, कुछ सिग्नल को मार्केट्स सही तरह ट्रांसलेट कर रही हैं। तो इफेक्टिवली क्या इन इदारों की रेट रह गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक की? आपको लगता है हालिया दिनों में जो वाकयात हुए उसके बाद? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो है जी, मेरे नज़दीक मैंने कभी भी पाकिस्तान में इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग को इतना डिसअरे नहीं देखा था। इन डिसअरे देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल अथॉरिटी एंड मॉनेटरी अथॉरिटी। और इसमें स्टेट बैंक के एक्ट में एक आईनी इदारा है जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड जी, उसको खत्म किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये लॉ पास नहीं हुआ है, लेकिन कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है, अपने इर्द गिर्द चाइनीज वॉल खड़े कर दिए हैं। अब आप देखें कि हम अभी 360 बिलियन जो आपका मुझे नजर आ रहा है कि कोई मिनी बजट होगा 360 बिलियन का, ठीक है, 360 बिलियन के लिए आपने टैक्स के जो छूट थे उसको खत्म करेंगे, तो उसमें टैक्स लगेगा 360 बिलियन आप इकट्ठा कर लेंगे रुपए रेवेन्यू की शक्ल में। ये 2 नफलों की मार है स्टेट बैंक के लिए, सिर्फ 2 नफलें। स्टेट बैंक गवर्नर ने 1.5% डिस्काउंट रेट को बढ़ाना है। शौकत साहब को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, ये 360 रुपया सब बराबर हो जाएगा 360 बिलियन का। इस किस्म की पॉलिसी मेकिंग हो रही है। एक जमाने में एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम ये कहते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी हैज बिकम हॉस्टेज टू फिस्कल पॉलिसी। अभी टोटल रिवर्स हो गया है। नाउ फिस्कल पॉलिसी हैज बिकम हॉस्टेज टू मॉनेटरी पॉलिसी। एग्जैक्टली। मैं तो शौकत तरीन साहब के बारे में सोचता हूं कि ये क्या करेंगे।
इनका बजट जो है 1 सेकंड में गवर्नर स्टेट बैंक इधर से उधर कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या इस किस्म से कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ऑपरेट कर सकता है इस मुल्क में, जिसका जो बजट जो पार्लियामेंट में पेश करे और वो मरहून मिन्नत हो स्टेट बैंक के गवर्नर के पास में? ये किस किस्म का ये फिस्कल पॉलिसी और वो हुकूमत होगी और बोरिंग में पाबंदी पार्लियामेंट में पेश करे वो हॉस्टेज हो जाए स्टेट बैंक का? Exactly. Because there is no coordination. At the mercy of commercial banks. डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि at the mercy of commercial, हम हैं तो वैसे जुलाई 2019 से at the mercy of commercial banks, लेकिन ये इस गवर्नमेंट बोरोइंग में पाबंदी के बावजूद भी क्यों, मैं आपसे समझना चाहूंगा, करेंसी इन सर्कुलेशन भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? और इस बिल में भी यही है जी कि पाबंदी हो गवर्नमेंट बोरोइंग के ऊपर, तो विल बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एग्जैक्टली यही होगा ना डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी होगा वो कमर्शियल बैंक होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा, क्योंकि कमर्शियल बैंक नोज वेरी वेल दैट द गवर्नमेंट इज अ डेस्परेट बोरोवर, और उसके जो रास्ते हैं स्टेट बैंक से बोरो करने का वो बंद हो चुका है, तो लाजिमी वो हमारे पास आएंगे। तो जब इस तरीके से डेस्परेट होके जाएंगे आप कमर्शियल बैंक के पास, दे विल एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। वो आपको जो मुंह मांगे कीमत आपसे मांगेंगे कि इस रेट पे आपको मैं पैसे दूंगा वरना नहीं दूंगा। दूसरी चीज ये है जी कि ये जो हमारा जो पिछला वाला था, ये भी तो हमें IMF के कहने पे हमने ये इसमें चेंजेस की थी कि आप बोरो कर सकते हैं डे टू डे जो भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्वार्टर यू हैव टू रिटर्न द मनी टू स्टेट बैंक, ताकि हर क्वार्टर आपकी बोरोइंग स्टेट बैंक से जीरो हो जाए, नेट जीरो हो। तो ये तो स्टेट IMF ने ही करवाया था पिछले प्रोग्रामों में, तो अपने ही प्रोग्राम को दोबारा खत्म कर रहे हैं यार। ये तो चोक कर देंगे पाकिस्तान के सिस्टम को। सही, देखिए आप खुद सोचें कि हम जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे होते हैं, हम तो एक फिस्कल डेफिसिट वाले मुल्क है ना। रेवेन्यू जो FBR से इकट्ठा हो रहा होता है, हमारे अखराजात उससे कहीं ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली। तो जो हम रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे होते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट है उसमें जाता है, और हुकूमत पाकिस्तान अपने खराजात के लिए जो बिल चेक काटती है तो वो जाता है स्टेट बैंक पे क्लियर होने के लिए। तो नेचुरली एक्सपेंडिचर तो ज्यादा होगा रेवेन्यू से, तो चेक बाउंस होगा हुकूमत पाकिस्तान का। वो फिर क्या होगा भाई? आप सोचें कि एक हुकूमत का, एक सॉवरेन मुल्क का अगर चेक बाउंस हो जाए तो क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल से लेट्स सबमिट। अब मैं डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहा है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा प्रिंसिपल नर्स डॉक्टर अशफाक हसन साहब आज प्रोग्राम में साथ मौजूद है। इंपॉर्टेंट सवाल जिस पर हम इस गुफ्तगू को वाइंड अप कर रहे हैं, प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं, क्या इस मुल्क में 2 वज़ीर आज़म होंगे? डॉक्टर अशफाक साहब सर ने जो बात की है ये बड़ी अहम बात है, ऐसी बात है जिस पर शायद तमाम जो नेशनल सिक्योरिटी इदारे हैं, पार्लियामेंट है, अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, इसको गौर व फिक्र करना चाहिए। अगले हफ्ते ये सारे बिल्स आ रहे हैं और इससे पहले गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है। कहीं मार्च 9 2021 का एपिसोड तो रिपीट नहीं होने जा रहा, जब बिल्कुल बगैर पड़े अमेंडमेंट्स जो हैं इस पर अप्रूव कर दी थी कैबिनेट ने। लेट्स वाइंड इट अप ओवर हियर। फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।